आदरणीय सभापति महोदय, आपने बजट पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मेरा दूसरा बजट सेशन है और कहीं ना कहीं सुबह से जो ये चर्चा चल रही है ये मुझे ये कंफ्यूज कर रही है कि हम राजस्थान के बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार के बारे में अगर चर्चा करनी के वैसे तो योग्य नहीं है यहाँ के बैठे हुए सभी विधायक, क्योंकि 25 के 25 हमारे सांसद गए हुए हैं। लेकिन अगर केंद्र के बारे में आपको इतनी चर्चा करनी है तो उसका प्लेटफॉर्म अलग है। ये राजस्थान विधानसभा है और हमें यहाँ पे जो बजट दिया गया है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ता ने इतनी बातें बोली कि केंद्र सरकार ने क्या करा है और क्या नहीं करा है। कहीं ना कहीं इतने बड़े एक 176 पेजेस के बजट में वो ये नहीं ढूंढ पाए कि उनकी सरकार ने कितनी अच्छी उपलब्धियां करी है, क्योंकि शायद नहीं है। वो भी इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि ये सिर्फ एक घोषणा के रूप में रह जाएगी और ये बजट कभी भी धरातल पे नहीं उतरने वाला है। केंद्र सरकार के बारे में इतनी बुरी, इतनी गलत फहमियाँ, इतनी झूठी बातें करने की जो ये प्रवृत्ति है ये बहुत ही गलत है। पूरे विश्व ने इस बात को माना है कि कोरोना काल में अगर कुछ अच्छे से मैनेज हो पाया है तो वो हमारी केंद्र सरकार ने पूरे देश को, इसकी व्यवस्था को बहुत अच्छा किया है। वैक्सीन बनाकर पूरे देश में उपलब्ध कराया है और पूरे विश्व ने इस बात को माना है। राजस्थान सरकार के राजस्व में जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, जो कि 927 अरब रुपए था, वो बढ़कर 1142 अरब रुपए हो गया है। तो ये अपने आप ही ये दिखाता है कि केंद्र सरकार की तो उपलब्धियां बहुत अच्छी है और रेवेन्यू अच्छे से हो रहा है और राज्य सरकार को भी मिल रहा है। बार बार केंद्र सरकार के बारे में ये बात बोलना और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री के बारे में ये बात बोलना और ये बात कहना कि बजट का बस एक पन्ना ही पलट गया था, एक पन्ना कहीं ना कहीं मिस हो गया था। तो जब ये बजट मैं पढ़ रही थी, इस बजट के दूसरे पन्ने पर ही एक ये कोटेशन इन्होंने लिखी है। मुझे लगता है कि यही पन्ना रह गया था और इस कोटेशन को भी इन्होंने इसमें पूरा नहीं लिखा है। तो मैं ये बात पूरी आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगी कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का कल होगा, वो आज नहीं तो 2023 के बाद होगा और इस बात का मुझे पूरा यकीन है, पूरे राजस्थान को यकीन है। बार बार झूठी बातें करना, झूठी घोषणाएं करना, इस बात का राजसमंद और मेरी विधानसभा के सभी लोग हमसे अच्छा और बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि उपचुनाव के दौरान बहुत सारे मंत्रीगण पधारे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइंस बनी थी, जिसमें से एक हेडलाइन 8 फरवरी को दैनिक भास्कर में छपी थी, जिसमें ये कहा गया था कि राजसमंद विधानसभा में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 2 साल पहले ही वो घोषणा हो जानी चाहिए थी, पर अब क्योंकि याद आ रहा है कि वापस से चुनाव आ रहे हैं तो एक घोषणा और होनी चाहिए। और उस घोषणा को बहुत अच्छी तरीके से ट्वीक करते हुए ये बात बोली गई कि राजसमंद विधानसभा नहीं, राजसमंद जिला में ये मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये मांग रखना चाहूँगी कि राजसमंद जिला मुख्यालय, जहाँ से मैं विधायक हूँ, अगर ये मेडिकल कॉलेज खुले तो हमारी विधानसभा में खुले। और इसलिए नहीं खुले क्योंकि ये सही है या गलत है उसमें तो मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से राजसमंद सेंटर में पड़ता है, इस वजह से वो जिला मुख्यालय है। और अगर यहाँ पर खुलता है तो जितनी भी चारों विधानसभाएं हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे रहने वाले लोगों को वो सुविधा मिलेगी। आदरणीय सभापति महोदय, इतना बड़ा भाषण, इतनी बड़ी बजट जो पेश किया गया है, उसके बारे में इतनी माइक्रो डिटेलिंग कि इस विधानसभा के अंदर ये पीएचसी खोलेंगे, इस विधानसभा में ये कन्या विद्यालय खोलेंगे। सबसे पहले तो इतना ज़्यादा भेदभाव कि कांग्रेस के विधायक हैं जहाँ पर, वहाँ पर तो बहुत अच्छे से घोषणाएं हों ताकि वो वापस आएँ, और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कुछ मिले नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत समझ है, वो ये कहती है कि बजट जो होना चाहिए वो मैक्रो डिसीजंस पर होना चाहिए कि हम कौन सी ऐसी नीतियां ला रहे हैं जिससे कि इस राजस्थान के जनता को सुरक्षा मिले, जनता को फायदा मिले।
लेकिन उसकी जगह हम माइक्रो डिटेलिंग में गए कि हमारे विधायकों को कैसे सुविधा मिले, कैसे उनका फ़ायदा हुए। और कहीं ना कहीं मैं आदरणीय विधायक से ये कहना चाहूँगी, माननीय सदस्य से, जिन्होंने मेरे पहले अपना वक्तव्य दे रहे थे, अभी तक आपका जिला नहीं हो पाया तो हम क्या उम्मीद रखें आपकी इस सरकार से कि हमारा क्या होगा जब आप ही के वो नहीं सुन रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी ये बजट आने से पहले कि ये बजट बचत, राहत और बढ़त की कसौटी लाएगा। इस बजट में सबको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन कहीं भी इस बजट में इस बारे में चर्चा नहीं की गई है कि ग्रॉस इनकम राजस्थान की जनता की कैसे बढ़ा रहे हैं, उस विषय में क्या कर रहे हैं। कहीं भी ये बात नहीं कही गई बजट के अंदर कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, लाभदायक रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं। बार बार ये बात आती है कि हम बेरोजगारों के लिए, इसमें एक राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में भी लिखा है और ऐसे कितनी सारी चीज़ें लिखी है कि हम यूथ के लिए ये करेंगे। लेकिन आज का यूथ, आज का युवा, आज का नौजवान, वो ये नहीं चाहता है कि उसको मुफ्त में रोटी मिले, वो ये चाहता है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट से 2 रोटी कमाए और अपने परिवार को खिलाए। MOU साइन करे गए, पर आज भी उस बारे में इस बजट में कोई बात नहीं रखी गई कि किस तरीके से इन MOUs को धरातल पे लाया जाएगा, कहां पर रोजगार बढ़ रहा है, कौन सी इंडस्ट्री आ रही है। आदरणीय सभापति महोदय, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि हम बाड़मेर, हम जोधपुर और जयपुर में हार्ट के माध्यम से, ब्लू पेंटिंग, पॉटरी के माध्यम से वो बढ़ाएंगे। मैं जिस जगह से आती हूँ, राजसमंद, वहाँ पे मार्बल एक मेजर प्रोडक्ट है, उसके बारे में कहीं नहीं लिखा गया कि उन व्यापारियों के लिए, उन स्मॉल बिजनेसमैन के लिए क्या सुविधाएं प्रोवाइड होगी। मार्बल इंडस्ट्री एक है और मार्बल हैंडीक्राफ्ट एक दूसरी चीज़ है, लेकिन उसको तो इस बजट में कहीं भी हम देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि सिर्फ जयपुर और जोधपुर ही राजस्थान बनाता है, मेवाड़ में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को किसी चीज़ की। कहीं ना कहीं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको जोधपुर तो बचाना ही है और जयपुर में भी वापस से आना है, तो इसलिए पूरी उनकी फोकस वहीं पर बनी हुई है। लेकिन सभापति महोदय, आज आएंगे, हम लोग आएंगे, कोई बात नहीं सफिया जी, अगली बार आप लोग फॉर्च्यूनर की बात तो नहीं करें तो अच्छा है, स्कूटी की हालत नहीं हो, इलेक्ट्रिक स्कूटी, EV व्हीकल की हालत नहीं होए, तो आप लोग तो बस ये मनाएं, क्योंकि जो चर्चा हुई है अभी यहाँ पर, वो चर्चा सिर्फ ये बता रही है कि केंद्र सरकार ने क्या किया है। आप लोग ने अभी तक तो ये बताया ही नहीं है कि राज्य सरकार ने क्या किया है, तो कहीं ना कहीं आप सबसे पहले ये सोचिए, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी है कि हम राजस्थान की जनता को ये बताएं कि ये सरकार किस तरीके से निष्फल हुई है। तो बेरोजगारों की बात हो रही थी और युवाओं की बात हो रही थी, इतनी सारी बातें करी गई वापस से कि इंग्लिश मीडियम में हम ये विंग चालू करेंगे, स्कूल्स के अंदर हम जहाँ पे 200 बच्चे हैं वहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम की विंग एक रखेंगे। अभी तक जो पिछली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हुए उसमें अभी तक इंग्लिश टीचर्स नहीं आए, और बार बार ये जो फोकस है इंग्लिश के ऊपर, राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के बच्चों को इंग्लिश सीखने से नौकरी नहीं मिलेगी। उनको नौकरी मिलेगी अगर हम उनके स्किल को डेवलप करने की कोशिश करें। उस डेवलपमेंट के लिए हमने आज तक कुछ नहीं। आदरणीय सभापति महोदय, नई विधायक हूँ, नई वक्ता हूँ, अगर सब इतनी बात करेंगे तो मेरे भी थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। प्लीज़ आप बोलें सबसे कि वो मुझे बोलने का मौका दें। आदरणीय सभापति महोदय, स्किल्ड इंडिया जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक सपना नहीं देखा, उसको लागू करने की पूरी कोशिश करी है। राजस्थान में अभी तक स्किल डेवलपमेंट में कोई बात नहीं हुई, और इस बजट में थोड़ी थोड़ी बातें रखी है कि हम स्किल डेवलपमेंट के लिए करेंगे, लेकिन 2 मिनट मेरी समस्या ये है सभापति महोदय, मैं आपसे फिर वही निवेदन करूंगी कि आप मुझे 5 मिनट दें। मेरे को 10 मिनट्स का बोला था, मैं अपने समय से पहले ही समाप्त करूंगी। सभापति महोदय,
स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बार बार बातें करी जाती है, लेकिन कहीं भी ये बात नहीं कही जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लाएंगे। इंग्लिश मीडियम बढ़ा देंगे लेकिन टीचर्स नहीं है। स्किल के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे लेकिन करेगा कौन? स्किल डेवलपर्स कौन होंगे? जब आप किसी छोटे फैक्ट्री ओनर से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेसमैन से बात करेंगे सभापति महोदय, तो आप ये पाएंगे कि वो लोग हमेशा ये बात रखते हैं कि हमारे पास स्किलफुल लेबर नहीं है, हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है, हमारे पास लाइनमैन्स नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिशियंस नहीं है। लेकिन ये स्किल्स जो हमारे बेरोजगारों को मिल सकती है ताकि उनको डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसके बारे में इस बजट में कहीं भी कोई बात नहीं कही गई। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, इतनी बड़ी बातें आप लोग सब जने कहते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में ये हुआ, तो मैं आपका एक छोटी सी बात पर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि पिछले 20 दिनों से इस योजना का जो सर्वर सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, और जिसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो ठीक हो गए पेशेंट्स उनको भी रिलीव नहीं कर पा रहे हैं, और इसके कारण से नए पेशेंट्स भी नहीं आ पा रहे हैं, एक लंबी क्यू हो गई है। तो आप चिरंजीवी योजना में क्या करेंगे, क्या कहते हैं, वो तो आप बाद में देखिए, पहले इस सर्वर सिस्टम को ठीक करिए जो कि अभी की प्रॉब्लम है। और चिरंजीवी योजना में ये हम यहाँ के बैठे हुए हर विधायक जानते हैं कि अगर इतना अच्छा चिरंजीवी योजना चल रहा होता तो आप ही की एक विधायक को धरना नहीं देना पड़ता इस योजना के खिलाफ। तो इसमें तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। पूरे बजट में और पूरे इस 4 साल में सिर्फ और सिर्फ आत्ममुग्धता, नार्सिज्म और सेल्फ प्रेज, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं करा है। पूरे प्रदेश में क्या नया करेंगे, क्या अच्छी चीज़ें लाएंगे, उस बारे में बात ना करके हम अपनी कुर्सी कैसे बचाएंगे, जब इस पे कंसंट्रेशन होगा तो डेफिनेटली राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं तो सफ़र करेगी। एक वाकया हमारे यहाँ पर एक मंत्री महोदय ने आकर कहा था उपचुनाव के अंदर कि अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं करा तो आप आपके घर और हम हमारे घर। आगे भी वही होने वाला है कि ये बजट अगर राजस्थान की जनता को एक छोटी सी, जिसको कहते हैं कि धमकी के रूप में दिया गया है कि अगर हमें सपोर्ट नहीं करा तो ये जितनी भी घोषणाएं, ये घोषणाएं बन के रह जाएगी। तो इस तरीके की जो परंपरा है आप लोगों की, ये थोड़ी सी आपको बदलने की बहुत ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की। अल्पसंख्यक कार्यक्रमों के लिए अलग से ही बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, वित्त निगम बना हुआ है, उनके अधिकारियों के लिए आयोग बना हुआ है। और हमारे देश के हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से ये बात रखना चाहूँगी कि इससे अच्छा होगा कि हम एक मानव अधिकार मंत्रालय बनाएं, जिसके अंदर सभी धर्मों के निर्धन, वंचित एवं पिछड़े व्यक्ति अपनी बात रख सकें, अपने कोई भी मजबूरी हो, अपनी कोई भी शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी जो भी उपलब्धियां हैं